लाइव चैनल पर फ्रेंड्स आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जुड़े हुए हैं जीटा लाइव चैनल से, और इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए लेकर आते हैं नई जॉब अपडेट और जो भी कोई रिजल्ट आता है उससे संबंधित अपडेट्स। और एक दूसरा यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस भी कराई जाती हैं। उसी लाइव क्लास के सेशन में जैसा कि आपको पता है मैं टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी राजस्थान में एक नई वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस की गई है टेक्निकल हेल्पर की। तो इस टेक्निकल हेल्पर से संबंधित जो वैकेंसी है तो उसका मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आया हूं। यहाँ पे आपको पता है लास्ट टाइम पे जब 2018 में वैकेंसी हुई थी तो यहाँ पे ऑनलाइन इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उस एग्जाम का एक जो प्रश्न पत्र है उसको अपन यहाँ पे हल करने वाले हैं। उसके जितने भी प्रश्न हैं उनको अपन यहाँ पे डिटेल से हल देखेंगे एक एक प्रश्न का, जिससे कि स्टूडेंट्स को आइडिया लग सके कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन का जो पैटर्न था यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आए थे और 50 क्वेश्चन यहाँ पे नॉन टेक के थे, जिसमें राजस्थान जीके और मैथ सब कुछ इंक्लूड था। तो अपन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसमें क्वेश्चन करेंगे। इसमें बीच में आपके कोई भी क्वेश्चन हो उनकी भी अपन यहाँ पे बात करेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाएंगे। इसके अलावा और भी आपके लिए महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं मैं बीच बीच में वीडियो में देता रहूंगा। अभी अपन शुरू करते हैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग जैसा देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पे पेपर खोला आपके लिए, ये मास्टर क्वेश्चन पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा अपने जो आरएसएस बोर्ड है, सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसी ने खुद ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था ऑनलाइन। तो उसने यहाँ पे जो प्रश्न पत्र अपलोड किए थे तो ये आप देख पा रहे होंगे 24 अगस्त 2018 को जो एग्जाम हुआ था आपका दोपहर की शिफ्ट का, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए। तो जो सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसको आप लोग देखें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की लंबाई को दुगनी हो जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा है किसकी लंबाई को दुगनी नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन में प्रीवियस यानी कि लास्ट ईयर जब 2018 में बच्चों ने एग्जाम दिया तब भी बहुत लोगों ने कहा क्वेश्चन गलत है, परंतु क्वेश्चन गलत नहीं था, ये आप लोगों का पढ़ने का फर्क है। यहाँ पे देखिए चेंज किस में कर रहा है, यानी कि बदलाव किस चीज में कर रहा है, तार के क्षेत्र की लंबाई में। बस कई लोगों ने इसकी लंबाई में परिवर्तन देख लिया और क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए जो क्षेत्र होता है इसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं, एरिया। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर सकते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता होगा रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां से देखिए इसने इस ए में चेंज किया है यहाँ पे। तो ए में जो चेंज किया वो ये कह रहा है कि ए को क्या कर दिया, यहाँ पर दुगना कर दिया। तो आप लोग देखेंगे जब किसी संख्या में यानी कि ऊपर की चीज को कांस्टेंट यानी कि स्थिर रखा, नीचे की संख्या को दुगना कर दिया। अगर आप लोग देखें किसी संख्या में अगर अब बाद में दुगनी संख्या से भाग देंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आधा आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कहता कि लंबाई को दुगना कर दिया है तो फिर प्रतिरोध यहाँ पर डबल हो जाता। यानी ऊपर की संख्याओं को अपने जितना चेंज करेंगे वो सीधा बदलाव आता है और नीचे की संख्याओं से यहाँ पर उल्टा बदलाव आता है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहें तो रो को लिख सकते हैं, ये होती है प्रतिरोधकता। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाने वाला हूँ कि जैसे कि आपको कुछ नहीं आता, जितने भी फॉर्मूले आएंगे उनको पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, चाहे टाइम कितना ही लग जाए। अपन डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चनों को नहीं करने वाले कि टिक मारा और आगे बढ़ गए। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप लोगों के कंसेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें। एल यहाँ पे मैंने क्या बताई आपको, लंबाई बताई है। ए यहाँ पे क्या है, इसको इंग्लिश में एरिया, इसको क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। क्लियर है, तो ये हो गई। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला, ये तीनों चीज किसी भी चीज में आपको एग्जाम में इसमें चेंज कराए आप लोग इस आंसर को ठीक कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ पे चालक, चालक यानी कंडक्टर, यानी किसी तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किसके समानुपाती होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले एक चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि सर जो हीट उत्पन्न होती है H, ये किसके बराबर होती है, ये होती है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहां से आप लोग देखेंगे आई क्या होता है, चालक में प्रभावित होने वाले करंट का मान होता है। आर क्या होता है, उस चालक तार का प्रतिरोध होता है। टी क्या होता है, यहाँ पे समय होता है। तो अब आप लोग देखेंगे किसके,
वर्ग के समानुपाती पूछ रहा था। तो इस फॉर्मूले में आप देख पा रहे होंगे कि करंट के वर्ग के क्या है, समानुपाती है, किसके, करंट के मान की। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक चालक में पैदा हुई उष्मा उसके करंट के क्या होती है, समानुपाती होती है। वर्ग के समानुपाती पूछा था, समानुपाती पूछे तो यहाँ पे आर और टी दोनों आ जाएंगे आंसर, पर यहाँ पे वर्ग के पूछ रहा है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही उसका आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन। फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने की संभावित कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। फ्लोरोसेंट लैंप, अगर साइडों में से आप लोग देखेंगे फ्लोरोसेंट लैंप होती है आपके पास, वो यहाँ पे अगर वो काली पड़ गई है किनारों से, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण है उसके। तो आप लोग देखेंगे फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार शुरू करना, हाँ अगर आप उसको जल्दी जल्दी आप उसको ऑन ऑफ करेंगे तो भी वो क्या पड़ सकती है, काली पड़ सकती है। कम या अधिक वोल्टेज होना, अगर वोल्टेज का मान कम और ज्यादा अगर आपके घरों में आ रहा है तो भी वो काली पड़ सकती है। अनुचित ब्लास्ट, आप लोग देखेंगे ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, हाई वोल्टेज उसको दिया जाता है कि कोयल के थ्रू, अगर अनुचित ब्लास्ट करेंगे तो भी वो काली पड़ सकती है। नेक्स्ट आपका प्री हीटेड के लिए स्टार्ट द्वारा बहुत अधिक या कम समय देना। आपको पता होगा स्टार्टिंग में जो इसका जो एलिमेंट होता है वो क्या होगा, गर्म होगा, अगर उसके लिए आप लोग उसको कम समय देंगे स्टार्ट होने के लिए तो भी ये क्या होगा, यहाँ से काली पड़ सकती है। तो इस जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ये सब। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था, लॉजिक कुछ है नहीं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन लोग यहाँ पे, जब सोडियम वेपर लैंप को चालू किया जाता है तो प्रारंभिक रंग कैसा होता है। तो आप लोगों को बताता हूँ, सोडियम वेपर लैंप होता है, मैं आपको बताऊं आज से पहले 5-7 साल पहले आप लोगों ने अपनी स्ट्रीट जो है, सड़क जो देखी होगी, उसके किनारे जो लैंप लगे होते थे बड़े वाले, आजकल तो सीएफएल वाले आ गए हैं, तो वो जो पहले लैंप लगा होता था उसको कहते थे सोडियम वेपर लैंप। और आप लोगों ने देखा होगा जब वो स्टार्टिंग में जलाते थे उसको तो 5 से 10 मिनट के लिए वो कैसा जलता था, पीले कलर का जलता था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे कैसा जलता है, स्टार्टिंग में वो पीला जलता है, सोडियम वेपर लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अपन इस पेपर का। एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की खपत कितनी होती है। तो आप लोगों से यहाँ पे शुद्ध प्रेरक, तो शुद्ध प्रेरक को आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको प्रेरक को कहते हैं इंडक्टर, और इसका सिंबल होता है एल। ठीक है, अब इसमें जो विद्युत खपत, आपको पता है कि जब भी आप विद्युत खपत निकालते हैं, ठीक है, तो P इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग, वी आई कोस फाई, ये कोस फाई, V वहां पे अप्लाइड वोल्टेज होगा, I उसमें प्रभावित करंट, कोस फाई वहां पे क्या होगा, पावर फैक्टर, जिसको अपन कहते हैं PF। अब यहाँ पे ना 3 लाइन है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। जो यहाँ पे L दिया हुआ है, L में और C में जो पावर फैक्टर होता है इसका मान होता है 90 डिग्री, ठीक है, और R में इसका मान होता है 0 डिग्री। जब आप यहाँ पे L में पूछा हुआ है, आप लोग कोस फाई यानी कि फाई की जगह जैसे आप लोग 90 डिग्री रखेंगे तो आप लोग कहेंगे कोस 90 का मान 0 होता है। और आप किसी भी संख्या को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका मान अगर यहाँ पे पूरे का मान 0 आएगा, आप इसका मान कहेंगे 0 आ जाएगा पी का मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 वाट। यानी कि एसी सर्किट में जब आप एल में क्या करते हैं, बिजली प्रभावित करेंगे, तो उसमें जो विद्युत खपत का मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि आप दूसरी बात ये कह सकते हैं एल में और सी में जो एसी के अंदर विद्युत खपत होगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। और आर का मान है वो क्या आएगा, वो मान आएगा आपका वी आई कोस फाई। तो यहां पे इसका आंसर 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो घरों के बाहर 3 तार होते हैं अपने सप्लाई के, वैसे आप लोग देखेंगे अपने घरों के बाहर 4 होंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे एक न्यूट्रल भी आता है, पर यहाँ पे जहाँ पे 3 सप्लाई वाली वायर होती है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों तारों को क्या नाम दिया जाता है, इस चीज के बारे में ये बात करना चाह रहा है। तो जो 3 फेज की प्रणाली होती है वहां पे इनका आप लोग किसी भी स्टार्टर वगैरह पे जो नाम लिखे हुए देखेंगे, उनका आप लोग नाम देखेंगे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। कई बच्चे इसमें आंसर डी भी बताएंगे, पर मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग किसी भी स्टार्टर वगैरह का आप लोग गूगल करके देखना डायग्राम, वहां पर आपको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ही दिखा हुआ मिलेगा, जो लाइन के जो फेज हैं उनको जो रिप्रेजेंट करता है।
RYB क्या होता है? ये फेज सीक्वेंस होता है। अगर आपसे फेज सीक्वेंस पूछता तो आप आंसर इसका RYB करके आते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे पेपर इतना बेसिक आया है, मतलब आप 6 क्वेश्चन देख चुके हैं, कोई न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है, कोई भी संख्यात्मक क्वेश्चन नहीं पूछे गए यहाँ पे। बस आपको हर क्वेश्चन में क्या जो कुछ शब्द हैं उनके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर क्वेश्चन आपका गलत होगा। यही वजह है मैं आपके लिए आज क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि एग्जाम में पेपर आता किस तरह का है, आप लोग किस तरह की प्रिपरेशन करें। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं यहाँ पर, वाट मीटर निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त करता है? आप लोगों को पता है जितने भी मेजरमेंट के अपने इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे एमीटर हो, चाहे आपका विद्युत धारा के लिए आप लोग एमीटर काम में ले रहे हैं, चाहे फ्रीक्वेंसी मीटर हो, वो सब किसी ना किसी प्रभाव के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे पूछा आपका वॉट मीटर, तो आप लोगों को वॉट मीटर बताएंगे आप लोग विद्युत गतिकी प्रभाव, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। तो इसका हो जाएगा विद्युत गतिकी प्रभाव। देखिए मैं बाकी बता देता हूं आपको। आपसे पूछे सेल किस पे काम करते हैं, तो सेल रासायनिक प्रभाव पे काम करते हैं। प्रेस किस पे करेगी? तापीय प्रभाव पे काम करेगी। तो ये कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हैं आप लोग इनको याद कर लें, कौन सा किसके ऊपर काम करता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट यहाँ पे सिंबल पूछा है आपसे, पूछा है कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है। तो यहाँ पे जो ये सिंबल है ये किस तरह के प्रकाश को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसमें बेसिक दो चीजों को मिला के यहाँ पे इसने ये बनाया। आप लोग शायद बुक में ये सिंबल ना देख पाए। आप लोग देखेंगे जब इस तरह से दो कोइल आप लोग जोड़ देते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ट्रांसफॉर्मर को। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग देखेंगे जो ये सिंबल होता है इस तरह का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लैंप को। तो आप लोग कहेंगे सर ये क्या बना दिया? ट्रांसफॉर्मर वाला लैंप यहाँ पे बना दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफॉर्मर वाला लैंप। तो ये सिंबल है किसका है? ट्रांसफॉर्मर वाले लैंप का एक सिंबल है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप लोग इसको यूट्यूब में स्लो करके भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर कोई साउंड वगैरह आवाज की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाली कोइल के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा जो फ्लक्स है, यानी कि जब आप फाई देते हैं तो जो ईएमएफ पैदा करती है उस चीज को आप लोग क्या कहते हैं? प्रेरक तो कहते हैं। ऊपर मैंने बताया था एल, यानी कि जो चुंबक उत्पन्न करने वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी, गुणधर्म है, वो किसका होता है? प्रेरकत्व का होता है, जिसको हेनरी में नापते हैं। ठीक है, सिंबल इसका एल होता है, हेनरी में इसको मेजर करते हैं। कोइल, कोइल से आप लोग समझ गए होंगे, मतलब तांबे के तारों को इस तरह से जब आप लोग बना देते हैं तो इसको आप लोग कहते हैं कोइल। और जब आप लोग इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, जब आप लोग इसमें ईएमएफ लगाते हैं तो क्या होता है? इसमें चुंबक बन जाती है चारों तरफ। और यही यहाँ पे पूछना चाह रहा था, जिसके चारों तरफ आपका क्या हो जाएगा? फ्लक्स बन जाता है। वो कौन सा गुणधर्म है? तो वो क्या है? प्रेरक, तो इसका गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वही, लेकिन हर एक टॉपिक से जस्ट अगला क्वेश्चन। प्रेरकत्व में आपकी इकाई क्या है? अभी आपको मैंने बताया इसकी इकाई क्या है? हेनरी है। इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हेनरी। आप लोगों को पता होना चाहिए फेरेड किसकी है? कैपेसिटर की है। सीमेंस आप लोग किसकी बताएंगे? 1 जो आर होता है, यानी कि जो कंडक्टिविटी है जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इकाई है। वेबर किसकी है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, फाई की। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अन्योन प्रेरण किसका बुनियादी प्रचालक सिद्धांत है? अन्योन प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि आपने जब एक कोइल में क्या किया, विद्युत धारा यहाँ पे या वोल्टेज लगाया, तो दूसरी कोइल में जो आपकी क्या बन जाती है? जो लिंक हो जाता है फ्लक्स आपका। इस तरह से संबंधित कौन कौन से जो चीजें हैं वो इस सिद्धांत के ऊपर काम करती हैं? तो आप लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्मर में 2 कोइल होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मोटर में भी आप लोग कहेंगे एक स्टार्टर में वाइंडिंग होती है और एक उसके रोटर में वाइंडिंग होती है। जनरेटर में भी सेम चीज होती है, एक उसके स्टेटर में लगी होगी और एक उसके
वहां पे रोटर में लगी होगी। रेक्टिफायर में ऐसा नहीं होता है। रेक्टिफायर में आप लोग क्या कहेंगे, रेक्टिफायर में केवल क्या लगी होती है, एक डायोड लगी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। तो आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, अन्योन प्रेरण सिद्धांत का मतलब क्या होता है, जब एक कोइल में विद्युत धारा प्रभावित करें तो दूसरी कोइल में जो फ्लक्स जनरेट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। यानी कि ऐसी डिवाइस जिसमें दो कोइल लगी हो तांबे की, वो सबकी इस सिद्धांत के ऊपर काम करती है। आपसे पंखा पूछता तो पंखा भी इसका उदाहरण हो जाता। तो आप लोग इस तरह से पढ़िए, जो बस सिर्फ, कई लोगों को मैंने देखा कि क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे, तो उससे आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा और आप वो लोग टिक करके आए। एग्जाम का पैटर्न होता है कि एनालिटिकल टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अपने बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अच्छा करें तो क्वेश्चन आपके अच्छे हो पाएंगे एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और टेस्ट सर्किट बोर्ड के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा सोल्डरिंग डिवाइस काम में लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट, यानी कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं और वो सर्किट कैसा बनाए आप लोग, अस्थायी बनाए, यानी कि कुछ समय के लिए आपको उसको रखना है, उसके बाद आपको हटा देने हैं उन चीजों कंपोनेंट्स को। तो आप लोग कौन सी डिवाइस काम लेते हैं, तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल किया है आप लोग समझ गए होंगे। एक इस तरह की व्हाइट अपने पास में एक प्लेट आती है जिसको कहते हैं ब्रेड बोर्ड, जिसमें से इस तरह से छिद्र बने आते हैं, ठीक है, होल्स बने होते हैं यहाँ पे। इन होल्स में क्या करते हो आप लोग, अपने कंपोनेंट्स को लगा देते हो टेम्परेरी, जब तक आपको प्रैक्टिकल करना होता है आपका। तो इसी चीज का नाम आपसे पूछना चाह रहा है और इसको क्या बताया मैंने, ब्रेड बोर्ड। तो आप लोग कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि सर जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह का अस्थायी मॉडल बनाते हैं तो किसके ऊपर बनाते हैं, ब्रेड बोर्ड के ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड समझ गए होंगे, जो पीसीबी आती है, रेडियो टीवी वगैरह के अंदर जो प्लेट लगी होती है उसको कहते हैं पीसीबी। और वो टेम्परेरी नहीं, वो कैसा होता है, परमानेंट होता है। तो आप लोग याद कर लें, जब आपसे परमानेंट पूछे तो आप लोग आंसर करके आते हैं ऑप्शन नंबर बी, और जब आपसे अस्थायी पूछा तो आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि आप फिर से देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे एक सिंबल पूछा गया आपसे, तो आप लोग कहेंगे सिंबल है, तो इसमें आप लोग किसी भी सिंबल को जब आप लोग याद करें तो पहले उसको बेसिक से याद करें। अगर किसी बच्चे को ये चीज पता है कि इस तरह का सिंबल किसका, प्रतिरोध का बनाते हैं आप लोग, लोड का बनाते हैं, चाहे आप इसको लोड कहें चाहे आप लोग इसको प्रतिरोध कहें, और ये सिंबल आपका सेट और रीसेट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह का सिंबल जब भी आप देखेंगे, ये सिंबल किसको प्रेजेंट करेगा, सेट और रीसेट को। तो आप लोग कह देंगे सर यहाँ पे ये इसमें पहले से ही अंदर लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो इसको कहेंगे अपन लोग प्रीसेट प्रतिरोध। क्या कहेंगे आप लोग, प्रीसेट प्रतिरोध। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, मैं आपके लिए ऑप्शन खोलता हूँ, ये आपके ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, प्रीसेट प्रतिरोध का वो सिंबल दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सॉरी 14 नंबर आएगा, 13 कर चुके अपन लोग। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, जिन बच्चों ने डीप पढ़ रखा है हर एक डिवाइस के बारे में जिसको पता होगा उसका सही होगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एम्पलीफायर की बात करता हूँ, एम्पलीफायर क्या होता है। आप लोग यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन पे देखिए, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का मतलब होता है सिग्नल को बढ़ा देना। सिग्नल को बढ़ा देना। अब इससे क्या मतलब है, फिर से आप लोग समझिए, यहाँ पे सिग्नल को बढ़ाने से क्या मतलब है, यानी कि अगर आपने इस डिवाइस में इस तरह की वेवफॉर्म दी है कोई, और आपने इसको एम्पलीफायर में से निकाल दिया, तो ये जो वेवफॉर्म होगी आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पे, ये इस तरह से। ये काम है एम्पलीफायर का। अगर साफ शब्दों में कहूं तो एम्पलीफायर का काम है किसी वेव फॉर्म को बढ़ा देना, उसके एम्पलीट्यूड, इस तरह से क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एम्पलीट्यूड। अगर यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड 2 था तो मैं कहूंगा यहाँ पे ये 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी कि इसके एम्पलीट्यूड को इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। अब पूछा आपसे इससे उल्टा काम,
एम्पलीफायर बढ़ाता है, तो यानी कि पूछा है कि घटाता कौन है। यहाँ पे आप लोग को बताना था कि ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जो किसी वेव फॉर्म के साइज को कम कर देता है, और जो वेव फॉर्म के साइज को कम कर देता है उसको कहते हैं एट्यूनेटर। क्या कहेंगे? एट्यूनेटर। इसलिए चीज को आप लिख लें आप लोग, एट्यूनेटर। तो यहां से आप लोगों को दो चीज को लिख लेना है। एम्पलीफायर क्या करता है? सिग्नल को बढ़ाता है, और एट्यूनेटर क्या करता है? घटाता है, कंप्रेस करता है, उसको छोटा करता है। ये दो शब्द आपको याद कर लेने हैं। और किसको? सिग्नल को। तो ये जो की पॉइंट है आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। एम्पलीफायर, उसके आगे आप लोग डैश करके लिख लेंगे, ये सिग्नल को बढ़ाता है। नीचे दूसरा जो आप लोग की पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे एट्यूनेटर, और एट्यूनेटर क्या करता है? सिग्नल को घटा देता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगता है तो आप लोग अच्छा लिखें, बुरा लगता है तो आप लोग बताएं कि अच्छा नहीं पढ़ाया सर आपने, डिसलाइक करें आप इस वीडियो को। इसके अलावा अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने इसको फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें कि प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आप लोगों के लिए जीटा लाइव चैनल आप लोग देख रहे हैं। आप लोग गूगल में सर्च करेंगे, आपके यूट्यूब में जीटा लाइव, इस चैनल के ऊपर मैं आपके जो 24 मेरे पास में पेपर हैं ऑनलाइन एग्जाम के, वो 24 के 24 मैं आपको यहाँ पे हल करवाने वाला हूँ इसी तरह से। अगर आप लोग कहेंगे तो अगर आप, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। इसके अलावा जिन बच्चों को पेपर चाहिए यहाँ पे, जो ऑनलाइन पेपर हुए थे 24, इसके लिए भी मैंने स्पेशली आईटीआई वाले बच्चों के लिए ग्रुप बना दिया है, जीटा आईटीआई। एक व्हाट्सएप का ग्रुप है ये। इस ग्रुप का लिंक है आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में मैं डेली का एक पेपर यहाँ पे डालता हूँ जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनका, तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन भी करवाऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो रोज का एक पेपर का सोल्यूशन, तो आने वाले 24 डेज में आप लोग सारे पेपरों का सोल्यूशन आप लोग देखेंगे जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है इसी तरह से। इसके अलावा कोई भी आपका और भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग मेरी स्पीड के बारे में बता सकते हैं, कम और ज्यादा। बाकी आपके पास में एक सॉल्यूशन यूट्यूब में पहले से अवेलेबल होता है स्पीड को कम ज्यादा करने का, आप लोग उसका उपयोग भी यहाँ पे ले सकते हैं। कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि आईटीआई स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आईटीआई वाले स्टूडेंट्स को मैं पहली बार यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। परमाणु संख्या 14 के तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो देखिए इसका आप लोग कंसेप्ट समझिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन आज आपसे 14 नंबर का पूछा है, कल आपसे 18 नंबर का भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये संयोजकता भरने का जो क्रम होता है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इसने परमाणु क्रमांक खुद ने बता दिया कि आपको 14 नंबर को फिल करना है। तो जो इसको फिल करने का तरीका होता है वो होता है 2, 8, 18। आपके लेवल पे इतने से काम हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कहेंगे सर मेरे को भरने कितने हैं? 14। तो आप लोग कहेंगे सर 2 तो इसमें रख दो, पहले 8 इसमें रख देंगे। कितने हो गए? 10 अपने पास यहां तक कंप्लीट हो गए। बच कितने गए? 4 बच गए। कहेंगे सर 4 आप इसमें रख दो बाहर वाले में। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो किसको कहते हैं? जो बाहर वाले कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग अब बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 4। दूसरी बात, जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट अच्छे से पढ़ी होगी आपको पता होगा, सेमीकंडक्टर वाली, अर्धचालक वाली जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पे भी पढ़ाया होगा आपको, सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है और जर्मेनियम यहाँ पे 32 नंबर पे आता है। और इन दोनों की ही जो आउटर मोस्ट सेल होती है, यानी कि जो संयोजी सेल होती है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है? आप लोगों को भरने के तरीके याद करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, हमेशा इन दो के अलावा किसी चीज का पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आपसे रिलेटेड ये दो ही चीज है। फिर भी कभी आपसे पूछ ले तभी आपको मैंने तरीका बताया। अगर आपसे परीक्षा में मान लो एल्युमिनियम का पूछता है तो आप लोगों को एल्युमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक है, तो आप लोग कह देंगे सर पहले में 2 भरेंगे, फिर 8 बच 3 गए 3, और लास्ट में जो होता है वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग कहेंगे एल्युमिनियम की जो आएगी वो 3 आएगी संयोजकता। तो ये इसका राइट आंसर, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग 2 की पॉइंट मैंने बताए, आप लोग इनको नोट कर लें। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का सिंबल भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दोनों में कितनी होती है? 4। इसलिए इनको अर्धचालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, केवीएल किस सिद्धांत पे कार्य करता है?
तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा मैंने मेरे बचपन से याद किया हुआ है इस दो चीज को, आप लोगों को बस दो ही चीज पूछेगा, एक तो आपके होता है केवीएल और एक होता है केसीएल। आपसे परीक्षा में बार बार पूछेगा केवीएल किस सिद्धांत पे काम करता है और केसीएल किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप लोग याद कर लें, सी फॉर चार्ज होता है, तो ये काम करता है चार्ज के ऊपर, और ये यहां पे करता है ऊर्जा संरक्षण के ऊपर, इनकी पावर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कह देंगे आप लोग यहां पर। तो कंफ्यूज होना नहीं है, जिसमें सी आएगा उसमें चार्ज बता देंगे आप लोग। यहाँ पे के वीएल का पूछा था, तो ऊर्जा संरक्षण यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है इसका। केवीएल फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ और केसीएल होता है यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? आरएमएस मान, आरएमएस मान को कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये देखिए किससे संबंधित है, मैं आपको बताता हूं। जो वेव फॉर्म्स आपकी होती हैं, इस वेव फॉर्म में आप लोग आरएमएस मान देखते हैं, एक आप लोग एवरेज मान देखते हैं, और एक इसका पीक मान जिसको मैक्सिमम मान बोलते हैं आप लोग। ये तीन चीजों में रिलेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि आरएमएस मान किससे संबंधित है, तो आरएमएस मान होता है इसका तापीय प्रभाव से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है? देखिए कितना डीप क्वेश्चन है, आप लोगों ने थ्योरी अगर अच्छे से नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आपसे यहाँ पे। और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन कट ऑफ गई थी आपको बता देता हूँ, 250 मार्क्स में से 167 के लगभग यहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं 170 मार्क्स आप लोग मान के चले 250 में से। अगर इतने क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको और मेहनत करने की जरूरत है। देखिए कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहला, गतिशील का मतलब क्या हुआ? बदलता हुआ। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए जो एल का मान होता है वो किस पे निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आवर्ती के ऊपर निर्भर करता है। सी का मान भी किस पे ऊपर निर्भर करता है? आवर्ती के ऊपर निर्भर करता है, एफ के ऊपर, यानी कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही निर्भर करता है। आर का मान है ये किसी चीज पे निर्भर नहीं करता, आर का मान निर्भर नहीं करता किसी पे। तो इसका राइट आंसर आएगा सी और एफ। तो आप लोग कहेंगे यानी कि बी और सी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि एल का और सी का मान है ये क्या है? गतिशील मान है इनका, इसलिए इसको गतिशील तत्व कहते हैं। गतिशील का मतलब बदलता हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरोध ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? तो यहां से पूछा है प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस में जब आप विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो वो जो ऊर्जा है वो किस रूप में निकलती है? वो ऊष्मा के रूप में निकलती है। तार क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो जो सक्रिय है तत्व, सक्रिय इसको क्या कहते हैं? एक्टिव। तो देखिए यहां पर कैपेसिटर उसमें होता है, ठीक है, ओपैम्प होता है, प्रतिरोध यहां पे क्या होगा? होगा। तो ऑप्शन नंबर ई आएगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? एक लिस्ट है आप लोग पढ़ सकते हैं वहां से, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, दो एलिमेंट की लिस्ट है। आप लोग इलेक्ट्रिकल में यानी कि जितने भी इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे आप उनको वहां पे कैटेगराइज कर रखा है, कौन सा वहां पे एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। तो आप लोग वहां से उसकी टेबल को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या है? तो जो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को आप लोग डेफिनेशन परिभाषा में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे आप लोग, चार संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं? तो जो चार संयोजी से कम होंगे किसी में तो उसको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं।
और अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था जिसमें 4 होंगे उसको क्या कहेंगे, अर्धचालक। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में की पॉइंट बना ले आप लोग। 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी, है ना, ये कैसे होने चाहिए, संयोजी बाहर वाले में, टोटल 4 की बात नहीं करते, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अर्धचालक। और 3 4 से कम होंगे तो उसको क्या कहेंगे, चालक। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो किसी में तो उसको क्या कहेंगे, अचालक। ये 3 चीजें आप लोग याद कर ले, 4 से कम चालक, 4 अर्धचालक, और 0 हो तो अचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की आप लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए 3 तरह की यहां पे किरण होती है मेनली, एक होती है अल्फा, एक होती गामा, और एक होती है बीटा। ठीक है, आप लोग कहेंगे बीटा होती है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा के ऊपर। तो जिनके ऊपर चार्ज होगा वो क्या होंगी, किसी को भी विक्षेपित करेंगी, या तो उसको अपने पास में लेंगी और या फिर उसको दूर। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, चार्ज में समान चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और जो विपरीत चार्ज हैं, अगर एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अगर विद्युत क्षेत्र है तो उसको विक्षेपित कौन कर सकती है, केवल गामा अल्फा किरण वहां पे उसको क्या कर सकते हैं, विक्षेपित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है। तो देखिए ये टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी, यहाँ पे जितने भी अपनी धातुएं हैं उनमें से किसकी चालकता ज्यादा होती है और किसकी चालकता कम होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो टेबल है आपकी, उसमें आंसर आपका क्या आएगा, चांदी। चांदी की सर्वाधिक होती है, फिर वहां पे सोने की आएगी, उसके बाद में आपके किसकी आएगी, तांबे की आएगी, फिर एल्युमिनियम की, और फिर इस्पात की। तो आपके पास में सुचालकता की क्या है, एक टेबल है, तो आप लोग वहां से देख लेंगे, उस पर सबसे टॉप पे क्या आएगी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर किसी प्रतिरोध का 3 रंग वाला बैंड पीला, बैंगनी और काला है तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए कलर कोडिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर एग्जाम में से एक क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने बीबी रॉय करके टेबल याद कर रखी होगी आप लोगों ने कलर कोडिंग की। जिस भी बच्चे को जो भी तरीका हो याद करने का, वो आप इन कलरों को याद कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्या देख पा रहे होंगे, सबसे पहले पीला। तो पीला आप लोग यहाँ पे देखेंगे, पीला आएगा 4 नंबर पे, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको 4। इसके बाद सेकंड क्या है, बैंगनी। तो बैंगनी आपका कितने पे आएगा, बैंगनी आएगा 7 नंबर पे, तो आप लोग उसको 7 नंबर लिख देंगे। अब आपको पता है कि जो अगला नंबर होता है उसको 10 की पावर में लिखते हैं, गुणा करके 10 की पावर। और अगला नंबर क्या है, काला, और काला आता है आपका 0 नंबर पे, तो आप लोग को लिखेंगे इसके ऊपर 0। तो ये मान हो गया आपका। तो आप लोग क्या कहेंगे, 10 की पावर 0। तो स्टूडेंट्स इस बात को भी आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर ही लिख लें, किसी की पावर भी 0, उसका मान क्या आता है, उसका मान 0 नहीं आकर उसका मान 1 आता है। इस बात को आप अच्छे से लिख लें। चाहे आपसे किसी की पावर पूछे, चाहे आपसे 0 की पावर 0 पूछे, आप लोग क्या आंसर देंगे, 1। आपसे पूछे कि b की पावर 0, सर इसकी तो मैं निकाल ही नहीं सकता, नहीं, आप क्या बताएंगे, 1 आंसर बताएंगे इसका। लिख लें आप इस लाइन को अपनी कॉपी के ऊपर, किसी की पावर भी 0, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब आप यहां से बता सकते हैं 47 को आप लोग 1 से गुणा करेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा, 47 ओम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अब इस क्वेश्चन में आपका ये की पॉइंट है तो लिख ले। दूसरा की पॉइंट क्या है, टेबल आपको याद होनी चाहिए। जिस बच्चे को याद नहीं है आप लोग इसको किसी भी तरीके से करके आप लोग याद कर सकते हैं। और अगर फिर भी जिनको याद नहीं हो रही, आप लोग कहेंगे सर आप आपका तरीका मुझे बता दो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दें सर कि टेबल को याद करने का तरीका बता दो, ये कलर कोड कैसे याद करें, ब्लैक ब्राउन है ना, ये कैसे करें बीबी रॉय। तो इस तरीके से, या फिर इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन भी करा देंगे आप लोग कहेंगे तो बस आप लोग कमेंट करें क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, एक 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए
आपको बताता हूँ यहाँ पे 200 200 है, दोनों वैल्यू याद रखना, मैं आपको इसको पूरा हल करके बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे कहा गया आपसे कि आपको मान किसका निकालना है, आर का। W बराबर भी कितना दे रखा है, 200। V बराबर भी कितना दे रखा है, 200। या इसको पावर भी कहेंगे या इसको वाट भी कहेंगे, एक ही बात है। तो आप लोग कहेंगे सर P इक्वल टू होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई R। ये फॉर्मूला है आपका किसी भी प्रतिरोध में आपको पावर कैलकुलेट करने का, जब आपको वोल्टेज दिया हुआ हो। तो यहाँ से R का मान पूछा है, तो R को अपन इधर ले जाएंगे, P को अपन नीचे लाएंगे, तो इसका मान हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई P, R का मान। अब आप लोग V की वैल्यू पुट कर देंगे, आप लोग 200 दिया हुआ है, 200 गुणा 200 हो जाएगा ये, बटे V, P का मान भी 200 दिया हुआ है, एक 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, तो आंसर यहाँ से आया 200 ओम। तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा, 200 ओम। देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो ये रहा आपके सामने 200 ओम आंसर में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग क्या याद कर लेंगे, फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर डिवाइड बाई R। और इनको आप लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे। फिर V स्क्वायर बराबर, जब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, RP आ जाएगा। यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, R की वैल्यू चाहिए थी, तो आप लोग कह देंगे सर V स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा R का मान। इस फॉर्मूले से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, तो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे फॉर्मूले। अगला देखिए, ये भी एक मैथ का क्वेश्चन, यहाँ पे फॉर्मूला संबंधित क्वेश्चन है आपका। मतलब यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट पर 0.3 चार्ज का चार्ज वहन करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी। धारिता का मतलब कैपेसिटेंस। तो एक V में C में एक रिलेशन है आपका Q इक्वल टू CV, ठीक है। यहां से धारिता का मान पूछा है, C का मान पूछा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, C को मैं इधर बचा लूंगा, V को इसके नीचे भेजूंगा, तो आप लोग कहेंगे सर C इक्वल टू आ जाएगा Q बाई V। तो देखिए आप लोग Q का मान दे रखा है, चार्ज कितना बताया यहाँ पे इसने, 0.3 कूलाम। तो आप लोग कितना लिखेंगे, 0.3। वोल्टेज कितना है उसका, आप कहेंगे 20। इस चीज को सोल्व कर लो आप, आंसर आएगा। इस चीज को आप लोग हल करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या ले आएंगे, 0। और जब आप लोग 3 में 200 का भाग देंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, 0.015। ये इसका आंसर है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, Q इक्वल टू CV। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखें। Q क्या है यहाँ पर, चार्ज है। Q क्या है यहाँ पर, चार्ज है। C क्या है, C यहाँ पर धारिता है, जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं। V क्या है यहाँ पर, वोल्टेज है। दो का मान आपको दिया हुआ है, एक का मान आपसे पूछ रहा है, निकाल सकते हैं आप लोग डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप लोग समझने के क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छा लॉजिक देकर यहाँ पे पूछा हुआ है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आप लोग किसी प्रीवियस ईयर की बुक वगैरह से या फिर किसी किताब के क्वेश्चन जब आप लोग लगा के गए हो पीछे के, उन क्वेश्चनों से मिलता हो। ऐसी कोई बुक मिलेगी नहीं आपको मार्केट में जिसके से आपके क्वेश्चन उठ के आए हो। हर क्वेश्चन यहाँ पे बैठ के एग्जामिनर ने खुद ने बनाया है, खुद ने सेट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक संधारित्र है जिसका मान क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 484N चिन्ह किया गया है, इसका मूल्य मान क्या होगा। तो देखिए आप लोग कहेंगे यहाँ पर 484N का मतलब क्या होता है, नैनो। तो इसको कहेंगे 10 की पावर -9। क्या ऐसा मान कहीं दिख रहा है, बोलेंगे सर ऐसा मान तो कहीं नहीं दिख रहा। सारे मान किस में दिख रहे हैं, P में दिख रहे हैं, P फॉर पिका फैरेड। अब जिस बच्चे को पता होता है P का मान क्या होता है, 10 की पावर -12। आप लोग सर इसको इसने कन्वर्ट कर दिया 10 की पावर -12 में। तो मैं कहता हूं आप लोग इसको कन्वर्ट कर लो 10 की पावर -12 में। तो कैसे करेंगे, आप लोग कहेंगे सर इसको तो मैं 3 इसको बढ़ा देता हूं, तो यहाँ पे 3 लगा देता हूँ 0, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, 484, यहाँ पे मैंने 3 जीरो लगा दी, गुना इसको 10 की पावर -12 कर दिया। बात तो एक ही है, ये 3 जीरो इसको खा जाएंगे तो 9 बच जाएगा, ठीक है। तो ये मान आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा। और आप लोग कहेंगे सर इसको हम क्या कहेंगे, इसको तो अभी मैंने बताया 10 की पावर -12 को पिको कहते हैं। तो इसका जो मान आ गया आपका, वो आ गया 48430 पिको फैरेड।
तो इसके आसपास मान आप लोग क्या देखेंगे, देखिए 4 है, 5 से कम था इसलिए इसको यहाँ पे 0 कर दिया बड़े मान के हिसाब से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये रहा 480, इसके बाद 3 जीरो और फिर पिको फैरेड। तो आप लोग इसको देख सकते हैं आंसर को। तो देखिए किस तरह से यहाँ से दो चीजों का आपसे लॉजिक पूछा। एन का मतलब आपको पता होना चाहिए 10 की पावर -9 होती है। इसके बाद में आंसर सब पीको में दिए, इसलिए आपको पीको का मान ही पता होना चाहिए 10 की पावर -12 होती है। और अब आपका इसको कन्वर्जन का काम शुरू होता है कि -12 करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएंगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिस बच्चे को घातों को सोल्व करना अच्छे से अगर आता है तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा। अदरवाइज किसी टीचर ने शायद ये क्वेश्चन, मैं कहता हूं 100% पढ़ाया ही नहीं होगा इस तरह का, कि इस तरह के क्वेश्चन भी कभी पेपर में आ सकते हैं। बस बेसिक अगर आपका अच्छा है तो आप लोग इस पेपर को कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आईएस कोड के अनुसार दिए गए रंग में से किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने तीनों चीजों के लिए पढ़े होंगे, फेस के लिए, न्यूट्रल के लिए और ग्राउंड या अर्थ एक ही बात है। तो आप लोग कहेंगे सर जो ग्राउंड है इसके लिए अपन हरा तार काम में लेते हैं। देखिए काला तार किसके लिए लेते हैं, न्यूट्रल के लिए, और लाल तार किसके लेते हैं, फेस के लिए, और ये तार किसके लिए लेते हैं, ग्राउंड या फिर अर्थ के लिए। ठीक है, तो तीनों आप लोग आईएस कोड के अकॉर्डिंग याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज होता है। तो आप लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दो अर्धचालक पदार्थ हैं, इनके मिलकर डायोड बनती हैं। इनका जो नी पॉइंट का मान आप लोग याद कर लें। जो जर्मेनियम है इसके लिए है 0.3 वोल्ट और इसके लिए है यहाँ पर 0.7 वोल्ट। तो ये नी वोल्ट के मान हैं, आप लोग इनको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, शॉर्ट सर्किट की दशा में कितना करंट प्रभावित होता है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट। तो देखिए सबसे पहले तो आप करंट का फॉर्मूला पता हो कि करंट किससे निकालते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे निकालते हैं V इक्वल टू आई आर, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है ओम्स के नियम से। अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं कहूंगा I इक्वल टू V अपॉन आर। मैंने कहा कि यहाँ पे किस चीज पे डिपेंड करता है, ये प्रतिरोध पे और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो अब आप लोग कहेंगे कि जब किसी सर्किट को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी कि आप लोगों ने दोनों तारों को क्या कर दिया, आपस में शॉर्ट कर दिया, तो इनके बीच में जो प्रतिरोध होता है उसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। और जब दो तारों के बीच में प्रतिरोध का मान 0 हो गया, आर की वैल्यू जैसे आपने यहाँ पे 0 पुट करी, तो आपने कहा सर V में जब हम लोग 0 का भाग देंगे तो जो मान आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट मान आएगा। किसी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो उसका मान क्या आएगा, इनफाइनाइट, अपरिमित, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दूसरी बात फिर से मैं यहाँ पे बताता हूं आपको, शॉर्ट सर्किट की दिशा में आर का मान क्या लेना है, 0, और ओपन सर्किट हो, खुला परिपथ गए, तो आर का मान क्या लेना है आपको, इनफाइनाइट लेना है। और जब आप इनफाइनाइट से यहाँ पे भाग देते तो इसका मान फिर क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो फिर से अगर जिन बच्चों को ये मेरी बात भी नहीं समझ आ रही, आप लोग फिर से 2 पॉइंट यहाँ पे लिख लें। शॉर्ट सर्किट आर का मान क्या हो जाएगा, 0, आई का मान क्या आ जाएगा यहां से, इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा क्या होता अपने पास, एक होता है ओपन सर्किट, इसमें आर का मान क्या होगा, इनफाइनाइट, और आई का मान क्या आ जाएगा, 0। इस बात को लिख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, अगर किसी ओम मीटर की इंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया हो और शून्य सूचक ओम दर्शाता हो तब इंडक्टर है। देखिए अभी आपको बताया मैंने कि कोई तार है, उसको जब आपने दोनों सिरों को जोड़ दिया और यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या बता रहा है, 0, तो आप लोग पीछे जाके देखेंगे आर का मान 0 में किस में बताया था मैंने, शॉर्ट सर्किट में। किस में, पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट में। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह दिया वो सारी बातें कि एक तार है उसको क्या कर दिया आप लोगों ने, दोनों सिरों को जोड़ दिया है, यानी कि वो शॉर्ट हो गया, और कह रहा है कि उसका प्रतिरोध का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 किस में आता था,
शॉर्ट सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे आप लोग, किसी ट्रांसफॉर्मर में ब्रीथर का फंक्शन क्या है? तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है। जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मर देखा है उसके साइड में किस तरह का कांच का डिब्बा लगा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें कंक्रीट सी भरी होती है, जिसको कहते हैं सिलिका जेल, और इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्रीथर। ठीक है, तो ब्रीथर का काम क्या है? ऑयल में क्या नहीं जाने देना? नमी को जाने से रोकना। तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको लिख लें, जिन्होंने नहीं देखा है डायरेक्ट आप लोग इसको छाप लें अपनी कॉपी के अंदर कि ब्रीथर, ब्रीथर का दूसरा नाम अभी क्या बताया मैंने? सिलिका जेल। क्या बताया? सिलिका जेल भी कहते हैं इसको। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर से आते हैं ये, इसको कहते हैं सिलिका जेल। और ये क्या काम करती है? ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर नमी जाने से क्या करती है? रोकती है। अगर ट्रांसफॉर्मर में नमी जाएगी तो क्या हो जाएगा? अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग कहेंगे क्या हो जाएगा? आपस में जो वाइंडिंग है वो क्या हो जाएंगी? शॉर्ट हो जाएंगी, दोनों के बीच में कंडक्टेंस हो जाएगा। किसी ट्रांसफॉर्मर पर पूर्ण लोड पे कॉपर हानि कितनी है? 600 वाट है। तो इसके आधे लोड पर कितनी होंगी? तो देखिए आपको बता देता हूं, 600 वाट यहां पे आपको दिया हुआ है, जितना भी आपसे करवा रहा हो उसका क्या करें आप लोग? स्क्वायर कर दें। ये होता है अलग अलग लोड के ऊपर कॉपर हानि निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आधा कर दिया तो आप लोग कर देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मान आएगा 1/4। तो आप लोग कहेंगे 600 गुणा 1/4, 600 में जब आप लोग 4 का भाग देंगे इसका मान आ जाएगा 150। तो आंसर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर अब आपसे क्या कहता, अगर 600 ही देकर कहता कि उसको लोड को डबल कर दिया है, तो फिर आप आंसर क्या निकाल देते? 600 गुणा लोड को किया डबल, और इसका आप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो ये 4, तो 6 चौका 24, यहाँ पे 2400 वाट इसका क्या आ जाता? आंसर आ जाता। आपसे 1/3 भी कह सकता है, तो आप लोग फिर 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/3 कहता तो आप लोग क्या करते? 600 गुणा 1/3 का होल स्क्वायर, तो आप लोग कर देते 600 गुणा 1/9, ये आंसर आ जाता है यहाँ पे। तो आप लोग याद कर लें, कॉपर हानि लोड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है और लौह हानि नहीं करती है डिपेंड। लौह हानि लोड पर डिपेंड नहीं करती, इस बात को लिख लें आप लोग। लौह हानि पर लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपका की पॉइंट है, और कॉपर हानि उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें आप लोग, निम्न में से एक ब्रिटानिया टी पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ब्रिटानिया टी पॉइंट है वो आप लोग किस में बनाते हैं? तो ये बनाते हैं ओवर हेडलाइन ट्रांसमिशन में। ओवर हेडलाइन का मतलब क्या हुआ? जो पोलो के ऊपर तार फैलाते हैं आप लोग, उसके ऊपर क्या बनाते हैं? ब्रिटानिया जोड़ बनाते हैं। तो आप लोगों की किताब में जितने जोड़ हैं आप लोग उसकी फोटो याद रखें, और ये भी याद रखें कि वो कहाँ पे बनाया जाता है, कहाँ पे उसका उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रा है? देखिए, मात्राएं दो तरह की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है जिसमें केवल मात्रा होती है, वेक्टर होता है जिसमें मात्रा के साथ दिशा भी होती है। ठीक है, इनकी भी एक टेबल है, आप लोग याद कर लें। तो स्केलर क्या होगी? विद्युत विभव, यानी कि वोल्टेज। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है जिसको वोल्टेज अपन कहते हैं, उसमें क्या नहीं होती है? उसमें दिशा नहीं होती, केवल क्या है? उसमें मात्रा होती है। कहते हैं ना 10 वोल्ट 15 वोल्ट। और बल आपको बताना पड़ता है कि किस दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, 5 न्यूटन आप लोग बताएंगे नीचे की दिशा में लग रहा है, ऊपर लग रहा है, या कहां पे लग रहा है। और वोल्टेज की कोई दिशा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफॉर्मर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है? तो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है उसको लेमिनेशन एडी करंट कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एडी करंट। ट्रांसफॉर्मर में दो तरह के आपने पढ़े होंगे क्षति, एक तो एडी करंट, सॉरी EDD याद है ना, एक तो एडी करंट और एक हिस्ट्रीसिस।
इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए तो सिलिकॉन मिलाते हैं, लिख लें आप लोग इसको, परीक्षा में पूछेगा आपसे हिस्ट्रीसिस लॉसेस कम करने के लिए क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो आप लोग कहेंगे सर उसकी कोर में क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं, सिलिकॉन। और एडी करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं, यानी कि उसकी जो दो अलग अलग प्लेटें हैं उन पे या तो वार्निश लगा देते हैं या फिर उनके बीच में कोई दूसरा सॉल्यूशन लगा देते हैं जिससे कि वो लेमिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38। ट्रांसफॉर्मरों पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है। तो दो लोड हैं ट्रांसफॉर्मर में, एक तो नो लोड और एक फुल लोड। तो नो लोड होता है वो आपका क्या करेगा, वो आपका मैग्नेटाइजेशन करंट और आयरन लॉसेस दोनों निकालेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कॉपर लॉसेस किस में निकालते हैं, फुल लोड पर। फुल लोड किसके लिए काम देगा, कॉपर लॉसेस के लिए, और ये दोनों होते हैं नो लोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। ट्रांसफॉर्मर के तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति की आशा की जाती है, यानी कि आप लोग कितनी उससे उम्मीद करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल है उसकी डाइलेक्ट्रिक शक्ति हो। तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 33 केवी। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 33 केवी, इसको आप लोग याद ही कर लें। ये आपको देखो 30 से लेके 40 के बीच में होती है, केवी आपको बता दूं ये डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखेंगे 33 दे दिया आपको, इसलिए आपने 33 आंसर कर दिया। वैसे इसका राइट आंसर 30 से 40 के बीच में, 30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है और 40 भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। किसी 220 एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में घेरों का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग पढ़ते आए होंगे N2/N1 से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो N2 यहाँ पे कितना है, 24 बटा कितना है 220। आप लोग इसमें भाग देंगे 24 में 220 का, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा 0.109, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है, एक चीज देखें यहाँ पे दो तीन चीजों से रिलेशन निकाल सकते हैं। मैंने आपके N1 N2 का बताया, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ था, तो देखिए आप लोग ये होता है एक N2/N1, इसी के बराबर होगा यहाँ पे V2/V1, और करंट का रिलेशन उल्टा होता है तो मैं लिख देता हूँ, करंट अगर दे दिया होता तो I1/I2 लगाते हैं अपन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अपने को वोल्टेज दिया था इसलिए मैंने 220/24 कर दिया यहाँ पे, तो आंसर आ गया आपका 0.109। तो तीनों चीज आप लिख लें, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर N2/N1, या फिर आप लोग इसको निकाल सकते हैं V2/V1 से, या फिर आप लोग निकाल सकते हैं I1/I2 से। ये तीन फॉर्मूले हैं आपके पास। यहाँ पे जो मेरे को दिया मैंने उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज ले लिया। तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज का था तो वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41, मैंने फिर से बताया था फ्रेंड्स, टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है पेपर को हल करने में, क्योंकि यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। अगर सीधे आंसर टिक करने होते तो आप लोग कहीं से भी डाउनलोड करेंगे या फिर मेरे ग्रुप में पेपर है आप लोग वहां से भी आंसर देख सकते हैं। पर यहाँ पे अपना आंसर टिक करना नहीं है, क्वेश्चन के आसपास की सारी चीजों को लेके चलना मेन इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से ही जब आप लोग पढ़ाई करेंगे तो ही आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। अगर क्वेश्चनों का आंसर रटेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या कितनी होती है, यानी कि सीधा पूछा है कि एक ट्रांसफार्मर में कितनी परत होती है। तो देखिए ट्रांजिस्टर की मैं बात करूं तो आप लोगों को कैसे बना होता है दिमाग में आ जाना चाहिए। आप लोग कहेंगे सर इसमें तीन तो क्या होती हैं, यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग भाग होते हैं। तो ये जो तीन भागों को जोड़ने के लिए दो डिप्लीशन लेयर बन गई यहाँ पे। पहली डिप्लीशन लेयर तो ये रही, दूसरी ये रही। तो कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांजिस्टर में दो डिप्लीशन लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 42, 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस गति पर घूमेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला है N = 120 F/P। ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद होगा। तो आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 120 × 50/6। 6 से आप लोग इसको काटेंगे, 6 दूनी 12,
ये 20 आ जाएगा, और 20 गुणा 50 करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी आपकी कितनी आएगी, 1000। क्लियर है। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बताता है, यहाँ पे पी यहाँ पे पोल को बताता है। तो फ्रीक्वेंसी 50 दी थी, पोल यहाँ पे 6 दिए थे, मल्टीप्लाई करके अपन ने क्या निकाल दिया, एन का मान निकाल दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे जो स्क्विरल केज मोटर है उसकी गति को बदलने के यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पे, आप लोगों ने क्या देखा कि NS है, उसमें क्या क्या है आपके पास 120 F/P, यानी कि जो स्पीड है वो किस किस पे निर्भर है, फ्रीक्वेंसी पे और किस पे, पोल पे निर्भर है। ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या वोल्टेज है, क्या नहीं है, क्या करंट है, क्या नहीं है, प्रतिरोध है, क्या नहीं है, क्या है यहाँ पर है पोलो की संख्या। ये रहा P अपने पास फॉर्मूले में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ऊपर जो आपको फॉर्मूला याद था कि स्पीड किस पे निर्भर करेगी इंडक्शन मोटर की, फ्रीक्वेंसी और पोल के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, किस पे निर्भर करेगी, पोल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। तो जो रोटर करंट है वो किस पे निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति स्लिप के ऊपर। मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा। आंसर है इसका सी। देखिए जब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो किसकी, रोटर की, तो मैं इसको लिखूंगा एफ के नीचे आर। इसका फॉर्मूला होता है स्लिप इनटू एफ एस, यानी कि जब आप लोग स्टेटर की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे स्लिप से तो आंसर क्या आ जाएगा, रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या पूछा था, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी किस पे निर्भर करती है, तो आप लोग कहेंगे ये स्लिप पे निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसको आप लोग लिख लें, ये क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है यहाँ पर, स्टेटर फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एक विभव वलय प्रेरण में कितने विभव वलय होते हैं। ठीक है। देखिए एक विभक्त वलय प्रेरण यानी कि इंडक्शन जो मोटर है आपके पास उसमें टोटल कितनी यहाँ पे कोयलों की बात कर रहा है, कितनी कोयल होंगी, तो आप लोग क्या कहेंगे, RYB, 3 फेज 3 यहाँ पे कोयल आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 46 नंबर देखिए, एक सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है। तो जो सर्वो मोटर है आप लोग इसका डायग्राम भी देखेंगे, इसमें क्या होती है, 2 वाइंडिंग होती हैं जो 90 डिग्री के कोण के ऊपर रखी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, सर्वो मोटर बराबर 2 फेज की इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 47, चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किसे संदर्भित करती है। देखिए चुंबकीय जो स्टार्टर होगा उसमें ध्रुवों की संख्या है वो किसको निर्भर करती है, वो आपकी जो स्लिप रिंग होगी नियंत्रण स्पार्कों की संख्या को क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, जो डीसी का उपयोग किया जाता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद्युत कर्षण मोटर, यानी कि जो ट्रैक्शन होता है आपका, यानी कि जो ट्रेन चलती है आपकी, कर्षण का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रैक्शन से, और ट्रैक्शन क्या मतलब क्या है, ट्रेन। तो जो ट्रेन चलती है वो किससे चलती है, आपकी डीसी सप्लाई से चलती है। आप लोग याद रखें, आप लोग ट्रेन में जाके बैठते हैं कभी तो देखें आप लोग, उसका पंखा होता है वो भी कौन सी सप्लाई से चलता है, वो भी डीसी सप्लाई से चलता है। यानी कि ट्रेन में जितने भी इक्विपमेंट होंगे कंप्लीट, और ट्रेन जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वो भी कौन सी सप्लाई से चलती है, डीसी सप्लाई से। क्लियर है। आप लोग कहेंगे जो प्रतिदिन घरों के बल्ब होते हैं वो एसी से चलते हैं। ठीक है। मशीन शॉप मोटर होती है, यानी कि अपने जितने भी वर्कशॉप वगैरह में मोटर लगी होंगी वो भी किससे चलती है, एसी। घरेलू उपकरण भी किससे चलते हैं, एसी से चलते हैं। अपने घरों में कौन सप्लाई आती है, एसी आती है। तो ऑप्शन नंबर वैसे भी यहाँ पे डी बचता है आपके सामने। जिन लोगों को कर्षण नहीं पता अपनी किताब के ऊपर लिख सकते हैं, कर्षण का मतलब ट्रेन का चलना। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मैट्रिक सिस्टम में
सुपर एनिमेटेड तांबे का आविष्कार आकार किससे दिया जाता है? सॉरी, सुपर एनिमेटेड जो तांबा है उसका आकार किस में दिया जाता है? तो आप लोग बताएंगे जो तांबे के तार आप लोग लेके आते हैं वो किस में बताते हैं? एमएम में। उसका व्यास बताते हैं आप लोग एमएम में। कितने? कहते हैं 2 mm का क्या दे दो? वायर दे दो। ठीक है, तो क्या हो गया? एमएम। मिलीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? मीट्रिक पद्धति में पूछा था यहाँ से। क्लियर है? आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लोटी की संख्या 24 है तो ध्रुव की पिच क्या होगी? तो आप लोग सीधा इसमें 24/4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा ध्रुव की पिच का 6 स्लोट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि एक संधारित्र प्रकार के पंखे की मोटर में कुंडलन की संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह की कुंडली की संख्या क्या होगी? तो आप लोग बताएंगे। पंखा जो होता है आप लोगों को पता है पंखे में कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है और टोटल कितनी है? 16। तो एक वाइंडिंग में कितनी आएंगी? 8 कोइल आ जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रत्येक में कुंडलियों की संख्या कितनी होगी? 8। बस बच्चे को याद रखना था पंखे में कितनी वाइंडिंग होती है? 2, और उनका नाम क्या होता है? एक का स्टार्टिंग और एक का रनिंग वाइंडिंग। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको एक वाइंडिंग का चित्र दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये पूछा था कि ये किस प्रकार की वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, किस प्रकार की वाइंडिंग को बता रही है यहाँ पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो कोयल है इसमें क्या रखी है? कुंडली में यहाँ पे देखो इस तरह से घुमाव देके फिर डाली हुई है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे आप लोग? घुमावदार या पेचदार। क्लियर है? तो अब आप लोगों को ऑप्शन दिखाता हूं मैं यहाँ से। तो आप लोग कह देंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेचदार कुंडली वक्र। इस टाइप की क्या है? ये वाइंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 53, एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े दो कोयलों के बीच की दूरी क्या होती है? ठीक है, एक ही कम्यूटेटर के सेगमेंट से ये दो कोयल जुड़ी हुई हैं उनके बीच की दूरी को कहते हैं फ्रंट पिच। क्वेश्चन नंबर 54, यदि वक्र में कुंडलन का समूह होता है और एक ही केंद्र होता है तो इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केंद्रित वक्र। यानी कि सभी का सेंटर कहां पे हो? एक ही जगह पे हो, इसलिए इसको क्या कहेंगे? केंद्रित वक्र। क्वेश्चन नंबर 55, 3 फेज की वाइंडिंग में फेजों के बीच में विस्थापन कितना होगा? तो आप लोग याद कर लें, टोटल एंगल होता है 360 अपने पास, और जितने भी एंगल हों उससे क्या कर दें आप लोग? डिवाइड कर दें, सॉरी फेज से। यहाँ पे 3 फेज है, 360 में 3 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 120। क्लियर है? फेजों की संख्या से क्या देते हैं? भाग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होती है? तो जो एक स्टेटर होता है उसकी विद्युत डिग्री निकालने के लिए आप लोग 180 से गुणा कर देंगे ध्रुवों की संख्या को। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए। क्लियर है? ये है स्टेटर की डिग्री। तो दोनों आप लोग याद कर लें, रोटर की किस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे स्टेटर की किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, हाफ वेव संशोधक को किसकी आवश्यकता होती है? यानी कि हाफ वेव आप जो ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आपको एक डायोड की जरूरत पड़ती है। आप लोगों के दिमाग में उसका डायग्राम आ जाना चाहिए, हाफ वेव और फुल वेव का। अगर आपसे फुल वेव का पूछता तो आप लोग आंसर करते। फुल वेव भी दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रल टेप और एक होता है ब्रिज। तो ब्रिज में जाता था 4 और सेंट्रल टेप में आती है 2, और हाफ वेव में एक डायोड की जरूरत पड़ती है। ये तीनों चीज आप लोग लिख लें। हाफ वेव में सेंट्रल टेप में 2 और ब्रिज में 4। हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका, इन तीनों चीजों में से कोई एक ना एक, हाफ वेव में, सेंट्रल टेप में और ब्रिज रेक्टिफायर में। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण एसी पावर को डीसी पावर में बदलता है? तो एसी को डीसी में क्या बदलेगा? संशोधक। आप इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर सी, जो आपका चार्जर करता है। घरों में कैसी सप्लाई आती है? एसी। चार्जर उसको किस में बदल देता है? डीसी में। क्लियर है? तो चार्जर भी क्या हो गया आपका? संशोधक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, डीसी जनित्र के कम्यूटेटर की सफाई के लिए कौन सा द्रव्य उपयोग में लिया जाता है? तो आपकी जो मोटर है उसका जो कम्यूटेटर होगा आपका, जिसके पास कार्बन ब्रश लगे होते हैं, उसकी सफाई के लिए आप लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड काम में लेंगे।
लिख लें आप लोग इस बात को, कम्यूटेटर की सफाई के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट है वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूल कार्य क्या है। तो आप लोग जैसा नाम से समझते होंगे, पुरानी टीवी वगैरह देखे होंगे आप लोग, या फिर फ्रिज से पहले आप लोग क्या लगाते हो, वोल्टेज स्टेबलाइजर। उसका मेन काम क्या होता है, यानी कि आपके घरों में जब भी कम और ज्यादा वोल्टेज आए तो भी वो क्या करे, एक समान वोल्टेज आपके फ्रिज को या फिर टीवी को देता रहे। तो आंसर क्या आएगा, लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, यदि एक साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 है तो इसका आरएमएस मान क्या होगा। देखिए साइन वेव में आप लोग तीनों वेवफॉर्म याद कर लें। साइन हो गई, क्लियर है। साइन वेवफॉर्म के लिए आरएमएस के मान, एक होती है आपके पास में ट्राइंगल वेवफॉर्म, इसके लिए आरएमएस का मान, और एक होती है आपके पास में स्क्वायर वेव, इसके लिए आरएमएस का मान आप लोग याद कर ले। तो मैं यहाँ पे साइन का मान बताता हूँ। साइन का मान क्या होगा आपके पास, यानी कि वोल्टेज है तो मैं लिखूंगा वी आरएमएस बराबर वी एम अपॉन √2। तो आप लोग कह देंगे यहाँ पे अधिकतम मान कितना 10 दे रखा है, 10 बाई √2 कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7.070। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या आएगा, 10/√2। हम आपको इन दोनों का भी बता ही देता हूं। ट्राइंगल का होता है Vm/√3 और इसका होता है Vm ही, यानी कि मैक्सिमम और आरएमएस इसकी सेम होती है, किसके लिए, स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए। नेक्स्ट है आपका वॉल न्यूनॉर्ड नियंत्रक मूल रूप से नियंत्रक विधि है। तो जो वॉल न्यूनॉर्ड मेथड आपका स्पीड कंट्रोल का मोटर की का, इससे अपन क्या कंट्रोल करते हैं, आर्मेचर का वोल्टेज यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा जनरेटर आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। तो जो आर्क वेल्डिंग है उसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी कि जो वेल्डिंग करते हैं घरों में तो उसके लिए आप कौन सा जनरेटर काम लेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संट जनरेटर 100 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है, यदि फ्लक्स को आधा कर दे तो नई रफ्तार क्या होगी। तो फ्लक्स को आधा करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद कर लें, फ्लक्स क्या करता है, मोटर की को पकड़ के रखता है। आप लोग इस तरह से याद कर ले, फ्लक्स कम करेंगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी आपकी। पहले कितनी थी, 100 आरपीएम था, फ्लक्स को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो ऑप्शन आप लोग देखेंगे बढ़ा हुआ केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि फ्लक्स को कम करेंगे, स्पीड 1000 से तो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, एक डीसी मोटर की रफ्तार का सीधा समानुपात होता है। तो जो डीसी मोटर है उसकी रफ्तार का सीधा समानुपात किससे होगा, बैक ईएमएफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्न में से डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डाइवर्टर का इस्तेमाल करते हैं वो किस में करते हैं आप लोग, वो करते हैं सीरीज मोटर में। सीरीज मोटर में डाइवर्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इंडक्शन मोटर में स्क्रूइंग का फायदा निम्न में से क्या होगा। तो देखिए आप लोग क्या समझे, स्क्रूइंग क्या होती है, स्क्रूइंग होती है कि जो इसके कंडक्टर होते हैं रोटर के, उनको थोड़ा सा तिरछा लगा दिया जाता है। इस तरह से आप लोग देखेंगे जैसे कि उसको किसी ने पकड़ के घुमा दिया हो इसको, ठीक है। तो स्क्रूइंग से क्या होगा, शोर कम करेगी, बिल्कुल सही है। मोटर का संचालन आसान होगा, स्टार्टिंग इजी हो जाएगी। चुंबकीय लॉकिंग, बिल्कुल इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये चुंबकीय लॉकिंग को कम कर देती है स्क्रूइंग, क्लियर है। नेक्स्ट, रोटर और स्टेटिंग के बीच में प्रभावी मान बढ़ा देती है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है, सारे सही हैं यहाँ पे। 68, एक फेज वाले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज का कितना गुना होगा। तो जो लाइन वोल्टेज आपका वो फेज वोल्टेज का कितना गुना होगा, 1.73। ये √3 गुना होता है। तो और √3 की वैल्यू क्या आती है, 1.732। क्वेश्चन नंबर 69, हेयर ड्रायरों में से कौन सी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे हेयर ड्रायर होते हैं, उसमें कौन सी, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर काम में ली जाती है। तो यहां से आप लोग एक चीज समझे, जितने भी आपके प्रकार आपके सामने 5-7 प्रकार की जो मोटर हैं आपकी, चाहे वो सिंगल फेस मोटर हो चाहे वो 3 फेस मोटर हो, आप लोग उसकी लिस्ट बना ले कि कौन सी मोटर कहाँ पे उपयोग में आती है। मैंने देखा है लास्ट ईयर के पेपरों में इससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है।
कभी आपसे सैडेड पोल का पूछेगा, कभी आपसे सिंक्रोनस मोटर का पूछेगा, कभी आपसे इंडक्शन मोटर का यूज पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन से उपकरण का इस्तेमाल सर्किट पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है? देखिए, आप लोगों को पता है करंट अगर इन वायरों में से फ्लो हो रहा है तो जो एमीटर होता है उसको किस में लगाना पड़ता है? सीरीज में लगाना पड़ता है। यानी कि इस वायर को तोड़ के आप लोग इसको लगाएंगे यहाँ पे, तब ये क्या बताएगा? करंट बताएगा। परंतु एक ऐसा मीटर है जो बिना इसको तोड़े आप लोग क्या कर सकते हैं? इस सर्किट का क्या कर सकते हैं? करंट मेजर कर सकते हैं। तो वो आपका कौन सा होता है? टोंग टेस्टर। ठीक है, टोंग टेस्टर क्या होता है आप लोगों को मैं बता देता हूं, या फिर जब भी आप लोग वीडियो खत्म होता आप लोग गूगल करके इसका डायग्राम देखें, आप लोग समझ जाएंगे। इस तरह का आप लोग देखेंगे एक मीटर आता है, ठीक है, यहाँ पे उसके एक राउंड सर्कल का क्या आएगा? क्लैंप आती है। क्लियर है? और ये क्लैंप यहां से खुल जाती है, यहाँ पे एक बटन होता है इसमें, इसको जब आप प्रेस करेंगे ये क्लैंप खुल जाती है और उस वायर को इसके बीच में डाल के आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं? इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो एज ये मीटर कहलाता है टोंग टेस्टर। इसको क्या कहते हैं? टोंग टेस्टर। तो बिना तार को तोड़े करंट नापने के लिए टोंग टेस्टर उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। किलोवाट आवर मीटर एक प्रकार का उपकरण है। आप लोग कहेंगे किलोवाट आवर किससे करते हैं? एनर्जी मीटर से। और एनर्जी मीटर किस टाइप का उदाहरण है? ये आपका यहां से है सी और डी। क्लियर है? यानी कि आप लोग देखेंगे जो एनर्जी मीटर है, सॉरी ये किसका उदाहरण आएगा? ये आपका बी का उदाहरण आएगा, इंट्रीगेटिंग। यानी कि पुरानी रीडिंगों को ये जोड़ता हुआ चलता है। इंट्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अब तक की सारी। और ये क्या देता है? अपना जो एनर्जी मीटर होता है ये सारी रीडिंग देता है आपको इंट्रीगेट करके। 72 देखते हैं। 50 हर्ट्ज 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप पे काम कर रहा है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था रोटर फ्रीक्वेंसी, एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ एस। तो आप लोग कहेंगे स्लिप कितनी दे रखी है? 2%। तो आप लोग कहेंगे 2/100%। को नीचे क्या आ जाएगा? परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी? 50। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 50। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से इस 50 को इससे काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, और ये 2 से 2 बार, तो आप लोग कहेंगे एक आंसर आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए इस तरह से आप लोग इसको अच्छे तरीके से अगर इस फॉर्मूले को ऊपर पढ़ के आते तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। यानी कि एक ही फॉर्मूले के ऊपर 2 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सी धातु का इस्तेमाल एडी करंट डिस्क में किया जाता है? तो जो एडी करंट होंगे उसकी आप लोग डिस्क बनाएंगे तो उसमें एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस प्रकार के भार लोड शून्य पावर फैक्टर का होता है? तो जो मैंने शून्य पावर फैक्टर आपको ऊपर बताया था आपसे, शून्य पावर फैक्टर यानी कि कोस फाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। तो कोस फाई की 0 वैल्यू किस में आती है? शुद्ध प्रेरक में और शुद्ध संधारित्र। यानी कि एल में और सी में इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। आपको पता है एल और सी में एंगल तो कितना आएगा दोस्तों? एंगल आएगा 90। कभी फाई पूछे आपसे तो। और कोस फाई की वैल्यू क्या होती है? 0। और पावर फैक्टर पूछा इसलिए मैंने क्या बताया? पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कोस फाई से। पावर फैक्टर बराबर कोस फाई। तो फाई की वैल्यू आपको ऊपर मैंने बताई थी, एल में सी में फाई की वैल्यू 90 आती है, और कोस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सी मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है? तो फेज विस्थापन 60 डिग्री क्या होगा? टू फेज मोटर का। जब आप लोग टू फेज मोटर का डायग्राम देखेंगे तो ये इस तरह से डायग्राम बनता है इसका, दोनों फेज की वाइंडिंग का। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 76। 25 क्वेश्चन हो रहे हैं आज। अपन केवल टेक्निकल के 100 क्वेश्चन करेंगे, नॉन टेक पार्ट कभी बाद में करेंगे क्योंकि समय काफी हो जाएगा आपका। 76 है यहाँ पर। स्प्रिंग के लिए फास्फोरस ब्रोंज अलॉय का इस्तेमाल उपकरणों को दर्शाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें, तो आप लोग देखेंगे फास्फोरस जो ब्रोंज आपकी जो है इसका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होता है, इसलिए यहाँ पे इसकी क्या बनाते हैं? स्प्रिंग बनाने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74।
सॉरी 77 है। सापेक्ष विद्युतशीलता को खालिस्तान ब्रिज के द्वारा नापा जाता है। तो आप लोगों ने मेजरमेंट के अलग अलग ब्रिज पढ़े होंगे, तो आप लोग कहेंगे शेयरिंग ब्रिज के द्वारा क्या नापते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता नापते हैं। 78 मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटि है। तो जो मानवीय रूप से त्रुटि होती है इसको कहते हैं सकल त्रुटि, इंग्लिश में कहते हैं ग्रोस एरर। पर्यावरण में क्या आएगा, तापमान बढ़ना वगैरह पर्यावरण में आता है। 79 देखते हैं, लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर एक हाइड्रोमीटर की विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1.22 दिखाता है। तो 1.22 दिखाएगा आपका, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60% चार्ज है, वो कंप्लीट होती है 1.24 के ऊपर। तो 1.22 है तो ये कितनी आ जाएगी, 60% चार्ज। तो फुल चार्ज तो कितनी हो जाती है 1.24। तुरंत चार्ज करें मतलब जीरो चार्ज होती ये होती है 1.18 के ऊपर। अगर 1.18 देता तो आप क्या कहते हैं, इसको तुरंत चार्ज करें। क्लियर है। और इससे भी नीचे आ जाती तो आप लोग कहते डिस्चार्ज है। अगर ये 1.17 आ जाती, 1.16 आ जाती तो आप कहते डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, वह विद्युत चुंबकीय डिवाइस जिसका इस्तेमाल किसी आर्मेचर में ग्राउंड सर्किटेड ओपन कोइल का पता करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो आपका चुंबकीय कोई भी डिवाइस हो उसमें आपका कोइल में ओपन या शॉर्ट सर्किट पता करना हो तो उसके लिए आप एक्सटर्नल ग्रोलर काम में लेते हैं। एक डिवाइस आती है ग्रोलर जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ओपन सर्किट पता करने के लिए ग्रोलर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्टमीटर खालिस्तान का मान करता है। तो ताप युग्म होगा, इसलिए ये मैंने ऊपर भी बताया था, जो हीटिंग होती है आपकी ऊष्मा होती है वो कौन से मान के लिए रिप्रेजेंट करती है, आरएमएस मान के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जहां पे भी आपका क्या दे दे, ताप युग्म यानी कि ऊष्मा की बात कर रहा है इसलिए आरएमएस आप लोग कहेंगे। 82 वोल्टमीटर में अंकांकन के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टमीटर में अंकांकन के लिए विभव मापी का, अंकांकन का मतलब क्या हो गया, आप लोग उसको मेजरमेंट करके देखते हैं ना, कैलिब्रेशन कहते हैं इसको, यानी कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आपका वोल्टमीटर। ये चीज आप किससे चेक करते हैं, विभव मापी से चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अंकांकन का मतलब सही से उसको चेक करना, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन है विभव मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूजिंग कारक को खालिस्तान के अनुपात के रूप में विभक्त किया जाता है। तो एक फॉर्मूला आपका फ्यूजिंग कारक यहाँ पे है, न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा से रेटेड, मिनिमम टू रेटेड। मिनिमम का मतलब क्या होगा, न्यूनतम, और रेटेड का मतलब नियत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक 100 जीरो से 100 का क्या है वोल्टमीटर है, इसमें कितने भाग हैं, टोटल 100 भाग है। अब ये कहता है कि उसमें आधे भाग तक पढ़ सकते हैं, तो वोल्टमीटर का नियोजक मान क्या होगा। देखिए समझिए आप लोग, ये वोल्टमीटर है, इसमें टोटल कितना पढ़ना है आपको, 0 से 100 तक पढ़ना है। और इसने क्या कहा कि इसमें 100 भाग है, तो आप लोग क्या कह देंगे, सर एक भाग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक भाग एक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इसने कहा कि आप इसका भी आधा भाग पढ़ सकते हैं, आधा भाग पढ़ सकते हैं मतलब आप लोग एक का भी आधा पढ़ सकते हैं। तो एक का आधा कितना हो जाएगा, 0.5। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग कहेंगे इसका जो वोल्टमीटर है इसका विनियोजन कितना होगा, 0.5। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट काउंट, सबसे छोटा मान जो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 0.5 पढ़ सकते हैं, क्योंकि 100 में 100 भाग किए तो एक टुकड़े का हिस्सा कितना आया, एक आया। और इसका भी आधा पढ़ सकते हो आप लोग, आगे और कह रहा है तो मतलब 0.5। क्वेश्चन नंबर है 85, शैथिल्य हानि किस पर निर्भर करती है। तो शैथिल्य हानि यानी कि हिस्ट्रीसिस कहते हैं इसको। तो शैथिल्य हानि आपके पदार्थ के आयतन पर भी करेंगी, पदार्थ के वर्ग पे यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है उस पर भी निर्भर करेंगी, फ्लक्स पे भी करेगी, आवर्ती पे भी करेगी, ये सब। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है।
फ्रेंड्स अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख दे नीचे कमेंट्स बॉक्स में। अगले वीडियो में मैं उन क्वेश्चनों को वापस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको भी अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। किसी भी किताब का कोई क्वेश्चन हो मैं हल करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह से डेली अपन इस सीरीज में आप क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चनों का हल करेंगे। तो आप लोग जीटा लाइव चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसके पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इस पर भी क्लिक कर लें, यानी कि जैसे ही हम लोग यहाँ से वीडियो अपलोड करें एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। इस चैनल के ऊपर केवल एजुकेशनल वीडियो अपलोड किए जाते हैं, टाइम पास वीडियो अपलोड किया नहीं जाएगा। जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़, उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग इस पर अपडेट रहें। इसके अलावा राजस्थान जीके के प्रश्नों भी काफी प्रश्न तो हम लोगों ने हल करा दिए हैं और एक नई सीरीज भी लेके आने वाले हैं जिसमें हम लोग पुराने जो पेपर हैं, यानी कि अब तक जितने एग्जाम हुए हैं उनमें राजस्थान जीके से संबंधित जितने प्रश्न आए हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप लोग पहले करें जिससे कि आपको समझ आ सके कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग जुड़े रहें। या कोई आपके क्वेश्चन है तो आप लोग जीटा लाइव जो व्हाट्सएप का ग्रुप आपको मैंने बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है हमारा, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में भी हम लोग क्वेश्चन वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। जहां से मेरे को कोई अच्छा क्वेश्चन दिखता है मैं उस ग्रुप में वहां पे डाल देता हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है इस बात को भी आप लोग जरूर बताएं हम लोगों को। अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक बटन पे क्लिक करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में लिखें। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियां 72 संख्या का उपयोग किया जाता है तो दिक्पात खंडों की आवश्यकता कितनी होगी? देखिए एक कुंडली क्लियर है, यहां से एक कुंडली कितने सिरे होंगे? 2 सिरे होंगे। और इन 2 सिरों में आप लोग कहेंगे कम्यूटेटर जो होगा उसको बीच में से कट करते हैं। तो कम्यूटेटर में कितने होते हैं? 2 सिरे होते हैं। तो यानी कि 72 के लिए 72 की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जितनी कुंडलियों की संख्या होगी उतने ही आपको कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तकों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। लिख लें आप लोग इसको, कुंडलियों की संख्या बराबर दिक् परिवर्तकों की संख्या। डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र फ्लक्स का वितरण का आकार क्या होता है? तो इसका आकार क्या होगा? समलंबाकार इसका आकार होता है। डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र यानी कि उसका जो फ्लक्स होता है वो किस तरह से होता है? समलंबाकार आकृति पूछिए आपसे। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मोटरों में से किसमें ऋणात्मक गति विनिमय होती है? तो जो ऋणात्मक गति की विनिमय होगी वो आपकी किसमें होगी? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में उल्टी गति होती है फ्लक्स की। क्लियर है? यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? आप लोग फिर से गति का मतलब स्पीड की बात नहीं कर रहा है, ये फ्लक्स की बात कर रहा है। और डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है? घटाना। तो गति विनिमय किसमें हो जाएगी? ऋणात्मक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से क्या मशीन की घूर्णन हानियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो घूर्णन हानियां हैं इसमें घर्षण और वायु घर्षण की हानियां आएंगी। जब मोटर घूमती है, फ्रिक्शन जो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मोटर घूमती है तो उसमें क्या आएगा? घर्षण आएगा उसमें। और दूसरी वायु को जो उसको काटता है, उसका फैन होता है वो, तो वो सब हानियां इसमें शामिल है। किसमें? घूर्णन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एक पूर्ण भार की स्थिति के तहत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जो फुल लोड के ऊपर आप लोग करेंगे उसमें आप लोग कौन सा? संपन्नर टेस्ट भी करते हैं और हॉपकिंसन टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर ई आ जाएगा इसका, ए और सी दोनों। इस टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन था, आप लोग याद ही कर ले कौन सा टेस्ट किस लोड पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, डीसी मशीन में स्लोट वेज खालिस्तान से निर्मित होते हैं। तो जो स्लोट्स वेज होते हैं उसमें तंतु यानी कि तार लगे होते हैं। स्लोट्स में क्या लगे होंगे? तार। इस तरह के बार से लगे होते हैं, उसको तंतु कहेंगे यहाँ पे अपन। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक डीसी मोटर में चालन के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आप लोग याद कर लें फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपसे जनरेटर पूछ लेता तो आप कहते राइट हैंड रूल, यानी कि दायां नियम। ठीक है, मोटर पूछा है तो बायां, मोटर पूछा है तो बायां। ठीक है, बस देख लो बायां किस में दिया है। बायां दिया ऑप्शन नंबर बी में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो मोटर में क्या लगेगा? फ्लेमिंग के बायां हाथ। यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे डीसी मोटर पूछा इसलिए मैंने बायां। अगर जनरेटर पूछता तो मैं क्या लगा देता? दायां लगा देता। 93 देखिए आप लोग, डीसी कंपाउंड मोटर में क्षेत्र नियामक को खालिस्तान के लिए प्रदान किया जाता है। तो डीसी जो कंपाउंड आपकी मोटर होगी उसमें आप लोग जो नियामक यानी कि रेगुलेटर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? फ्लक्स के नियंत्रण के लिए।
क्लियर है, यानी कि फ्लक्स को नियंत्रित करने के लिए। 94 देखते हैं, यदि केबल की लंबाई दुगनी हो जाती है तो इसकी धारिता का मान क्या होगा। देखिए केबल और धारिता में संबंध, आप लोगों को धारिता समझ में आनी चाहिए कि दो प्लेटों के बीच की दूरी को क्या, दो प्लेटों के बीच में जो क्या बन जाता है, कैपेसिटेंस बन जाता है। तो आप इन केबल के तारों को जितना बड़ा करेंगे, इसमें कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मान बढ़ता जाएगा। तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, दुगना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फोटोकॉपी मशीन खालिस्तान पर कार्य करती है। तो जो आपकी फोटोकॉपी मशीन है वो किस पे काम करती है, विद्युत स्थिर प्रभाव के ऊपर काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के ऊपर काम करती है, स्थिर विद्युत प्रभाव के ऊपर काम करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जब समान प्रतिरोध R के n प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे श्रेणी क्रम किसको कहते हैं, जो इस तरह से, सॉरी ये इस तरह से, एक मिनट ये पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखिए एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा, ऐसे कह रहा है कि आपने जब n रेजिस्टेंस लगा दी है तो आप क्या कहेंगे, वो n टाइम से बढ़ जाएगा, तो n इंटू आर आंसर आएगा। अगर इसी को मैं समांतर में लगा देता, ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में पूछा हुआ है, अगर n को ऐसे में समांतर में बढ़ाता ही जाता तो इसका आंसर आ जाता r बाई एन। तो आप लोग याद कर लें इसको, समांतर में जब लगाए तो r डिवाइड हो जाएगा n से, और जब श्रेणी में लगाएगा आपका तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा r से। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 97, निम्न में से कौन सा उपकरण डीसी को पारित होने की अनुमति नहीं देता। तो संधारित्र जो आपका है, जो आपका कैपेसिटर है, वो डीसी को पार होने की अनुमति नहीं देता, और प्रेरक तो है ये एसी को पार होने की अनुमति नहीं देता है। दोनों याद कर लें आप लोग। एल क्या, एसी को पार नहीं होने देगा, सी किसको पार नहीं होने देगा, डीसी को। ये बात लिख लें आप लोग। नेक्स्ट है 98 नंबर, एसी जनित्र का एक भाग जो कुंडली के बाह्य परिपथ द्वारा विद्युत धारा को पारित करता है वो क्या कहलाता है। देखिए दोबारा से पढ़िए इस क्वेश्चन को, एसी जनित्र का एक भाग जो कुंडली में बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को प्रभावित करता है। देखिए पारित करता है मतलब प्रभावित करता है। ये कहना चाह रहा है कि जब आपका रोटर है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो कुंडली लगी हुई है, इसमें जो विद्युत धारा प्रभावित हो गई, इसको बाहर लेके जाना है आपको। तो आपने नाम सुना होगा, इसके लिए आप क्या लगाते हैं, कार्बन के ब्रश लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कार्बन के ब्रश, जो स्लिप रिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आंसर आ जाएगा इसमें डी। ब्रश यहाँ पे हेल्प करते हैं आपको, जो अंदर करंट आपकी जनरेट हुई है उसको बाहर ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भंवर धारा निम्नलिखित में से उपयोग होती है। तो जो भंवर धारा आपकी है, ये आपकी देखिए विद्युत चुंबकीय ब्रेक में भी उपयोग होंगी, मर्त स्पंद धारा मापी भी होंगी, यहाँ पे प्रेरण मोटर में भी होती हैं ये, और गति मापक में भी होती हैं। तो इन सभी में ये उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर क्वेश्चन है ये, एक एसी रिले चुंबक में चैटर का मतलब क्या, शोर को खालिस्तान के उपयोग के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पर छायांकित तार काम में लें, शेडेड पोल काम में लें, उससे क्या हो जाएगा, आपका शोर कम हो जाएगा। किसमें, रिले में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 100 क्वेश्चन इस पेपर के टेक्निकल के। इसके बाद में इसमें आपके नॉन टेक के भी 50 क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, आप लोग कहेंगे तो इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपसे करवाएंगे कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। इसके अलावा जीके के किस तरह के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन आए वो कैसे आए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप लोग शामिल हो जाइए, और इसी तरह के लगातार वीडियो आप लोग देखने के लिए जुड़ जाइए आप लोग जीटा लाइव चैनल से सब्सक्राइब करके। इसके अलावा आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर दें, जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहे। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, किसी भी चीज़ से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।